नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी के। और आज की क्लास में जैसा कि थंबनेल दिख रहा होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको इस क्लास में पढ़ने वाले हो आपकी 2019 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें मैथ्स के सवाल कौन कौन से आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे और कैसे कैसे सवाल आए थे, उन सवालों को जल्दी से जल्दी करना कैसे। ठीक है, तो आप पहले से परिचित होंगे सुपरटेट के सिलेबस से। उस सिलेबस के सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए एक छोटा सा ये वीडियो बनाया जा रहा, मतलब आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही कि एक तरफ से आपको आइडिया हो जाए कि अभी तक जो सवाल आए हैं लास्ट ईयर मैथ से, वो कौन कौन से थे और किस टॉपिक से थे, कैसे थे। मतलब आपको ये आइडिया हो जाए ना कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई जुड़ जाइए। और सबको मेरा गुड इवनिंग है। आइए शुरू करते हैं। फिर मैं यहाँ क्वेश्चन ले रहा, सॉरी आप सबको बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं, वीडियो लेट चल गई। और रीज़न सिर्फ एक था कि पिछली वाली वीडियो में आपने देखी होगी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, पसीने से हम लोग पूरा फेस भीग गया था। आज एसी लग रही थी, एसी लग गई है और अब ठंडा ठंडा कूल कूल वाली फीलिंग आ रही है। तो अब क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर सुपरटेट में जो सवाल आए थे, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है पहले से। उन 20 क्वेश्चंस में से पहला सवाल ये था, जरा देखिए और करने की कोशिश कीजिए। ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। अगर आप आंसर कर सकते हैं तो प्लीज करिए और आंसर कमेंट में बताइए। सचिन राठौर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो सवाल यहां है, बी के किस मान के लिए असमिका, असमिका मतलब क्या है यहां पर? असमिका का मतलब है इनइक्वालिटी से। किस मान के लिए एक फॉर्मेट दे रखा है, वो सत्य है, ये बताना है आपको। किस फॉर्मेट के लिए ये चीजें सत्य हैं आपको बताना है। और एक फॉर्मेट यहां तैयार है। फॉर्मेट था b² + 8b या तो बड़ा या बराबर है 9b + 14 से। क्या आपको दिख रहा? अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम इसका साइज बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और अब बताइए कि क्या अब दिख पा रहे हो? अब b के किस वैल्यू के लिए ये सत्य था आपको बताना है। b की किस वैल्यू के लिए सत्य था? चलिए ठीक है, बाकी आप लोग करते रहिए और मैं भी आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। तो जब भी कभी इनइक्वालिटी पर सवाल आता है, असमिका पर सवाल आता है या ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप क्या किया करो, आप बस ऑप्शन से उठा के जो दिया गया फॉर्मेट है उसी में वैल्यू रख दो, जल्दी से जल्दी आंसर मिलेगा। बाकी कुछ नहीं सॉल्व किया जाता। मतलब ये कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं तो देखना जरा पहले हमारा फॉर्मेट क्या था। हमारा फॉर्मेट क्या था, इस पर आ जाओ। हमारा फॉर्मेट था b² + 8b। तो एक साइड में आप लिख लो, एक साइड में आप लिख लो, क्या लिख लो? एक साइड में आप लिख लो, फिर से 8 लिख गया। एक साइड में वही वैल्यू लिख लो, b² + 8b या तो ये, और दूसरा क्या था 9b + में 14। बस इतना लिखा रहने दो। आप पहले इतने को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करो, जो कंडीशन सेटिस्फाइड करा देगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया। मोनिका वर्मा जी का सेकेंड इज राइट आंसर, बहुत सही बेटा। चलिए ठीक है, आइए करके देखते हैं कि क्या सेकंड सही है कि नहीं। तो यहाँ b की वैल्यू रखनी है आपको, या तो बराबर रखना है -5 के, या तो b की वैल्यू -5 से क्या रखनी है, बड़ी। तो -5 से बड़ी का मतलब है -4, -3, -2। आप ऐसा कर लो, जब ये बराबर है तो हम बराबर ही रख लेते हैं। -5 का स्क्वायर करो यहाँ और प्लस, या तो 8b के स्थान पर रखोगे तो 8 और -5। आपको पता है -5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। ये 8 × 5 = 40, लेकिन माइनस वाला साइन है तो 40 आएगा। 25 से 14 माइनस करोगे तो इसलिए आंसर आएगा -14। जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ इस साइड में रिजल्ट कितना मिलता है। तो अगर 9b है, 9b में क्या रखना है, b का मान -5। अगर -5 रखते हैं, यहाँ लिखा है 14। क्या आप क्लियर देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? यहाँ पर रखते हैं 14 और सॉल्व करते हैं तो 9 5 जा कितना, 9 × 5 = 45, वो भी माइनस में, प्लस में है 14।
-14 से +14, -45 से +14 है, तो आंसर मिलेगा आपको 31। अब आपको यहाँ पर देखना था कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट दे रखा क्या वो सही है कि गलत, मतलब पहले जो -15 है क्या वो इसके बराबर है या बड़ा है। तो बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या है अभी बड़ा है। अरे -15 और -31 में -15 क्या है, बड़ा है। अभी इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? ज्योति सेन जी का फर्स्ट आंसर था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, या तो -15 बड़ा था -31 से, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक वैल्यू रखी है। मेरे दोस्त मैं थोड़ा स्लो चल रहा कि आप सबकी समझ में आ जाए, बस यही। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप एक बार समझ जाओगे तो थोड़ा जल्दी कर लोगे। यहाँ b की वैल्यू देखो कितनी है, इस बार b की वैल्यू कितनी है, तो -5। ठीक है, तो -5 हमने यहाँ पर रख लिया। अब जरा देखो b की एक वैल्यू और रखनी है, या तो 4 के बराबर या तो 4 से छोटा। तो एक बार हम 4 के बराबर या 4 से छोटा रखने का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अब अगर हम इसको रखते हैं, यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर था b का स्क्वायर प्लस में 8b। अगर इसको सॉल्व करते हैं b की वैल्यू 4 लेकर के, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 8b में रखोगे 4 का मान, तो 8 चौके 32, 16 और 32 मिलकर के हो जाएगा 48। यहाँ 48 है। जरा अनदर साइड देखो 9b प्लस 14 पर, तो 9 और b की वैल्यू 4 है, 9 चौके 36 हो गया, प्लस में जोड़ना था 14। अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 40, ये 6 और 4 10, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। इस बार देखो 48 क्या है, छोटा। 50 से क्या था भाई, छोटा था। लेकिन अब आप बताओ क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? तो जब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ बराबर था मतलब बड़ा था, यहाँ छोटा है। इसका मतलब है पहला आंसर या पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं। सर जी थोड़ा लेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग। अभी लेट नहीं हो, पहला सवाल चल रहा है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। चलिए आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जरा ध्यान से समझना, थोड़ा स्पीड में अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, यही सॉल्व कर लेते हैं, सारे ऑप्शंस को लेकर के यही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ये लिखा था b² प्लस 8b, एक तो हमें इसे सॉल्व करना है, एक करना है 9b प्लस में 14, बस ऑप्शन से उठा के जल्दी करते हैं। दूसरा ऑप्शन था b या तो बराबर 5 के या तो बड़ा है 5 से। तो b की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 8 पंचे 40, 25 और 40 जुड़ेगा तो हो जाएगा 65। जरा आ जाओ, b की वैल्यू या तो -4 रख दो या तो -4 से छोटा रखते हैं। तो पहले बराबर रखना रख सकते थे, तो -4 रखते हैं। -4 9 चौके 36, माइनस में 36, यहाँ 14 था। तो जब -36 सॉल्व करोगे, 14 से जोड़ोगे माइनस में, ये प्लस में माइनस का साइन आएगा और घटेगा 4 से कितना भी 2 बचेगा, यहाँ 2 -22। ऑप्शन सेटिस्फाइड कराओ। ऑप्शन ये देखो बड़ा आ रहा था ना, अभी बड़ा है। लेकिन अगर हम b की वैल्यू 5 यहाँ रखते थे, देखते हैं क्योंकि 5 यहाँ रखा था, 9 बचे 45 में से 14 घटाओगे तो भी वैल्यू छोटी आएगी, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा। ठीक है, तो अब स्पीड बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा लोग आ रहे हो, और भी ज्यादा लोग जोड़िए, है ना, क्योंकि अभी केवल हमें ये सीखना है कि जब जब कभी सुपर टेट का एग्जाम हुआ है तो उस एग्जाम में मैथ से सवाल किस लेवल तक के आए हैं और पूछे गए हैं। यहाँ सवाल आपको दिख रहा होगा, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। अंग्रेजी में लिखा है, इफ द हाइट ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4 and their diameter are in the ratio 4:5, then what the ratio of their volume? वॉल्यूम में रेशियो बताना है आप। सवाल ये रहा, देखिए करके देखिए, इसके बाद मैं आपको जुगाड़ बता रहा, एक ऐसा जुगाड़ बता रहा जो आप किसी भी 3D इमेज पर लगा सकते हैं। एक ऐसा जुगाड़ बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं जो आप किसी भी 3D इमेज पर लगा सकते हैं। बस थोड़ी देर वीडियो पर बने रहना, बस थोड़ी देर। थैंक यू दीपक जी, वेरी वेरी थैंक्स। चलिए आगे बढ़े भाई। शुभम बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपको सुनाई दे रहा है वो सब अफवाह है, सही कुछ भी नहीं है। बस आप पढ़िए, केवल
पढ़ने पे मन लगाइए, क्योंकि आपको नौकरी से मतलब, आपको इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ना। आप पढ़ो ना, हम पढ़ा रहे हैं। ये दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात दिया है और उनकी व्यासों में अनुपात दिया है। आयतनों में पूछा जाए तो याद रखिएगा बस एक चीज, कभी भी 3D फिगर का जो वॉल्यूम निकल के आता है वो 3 यूनिट का गुणा होता है, 3 यूनिट का, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कोण की, किसकी, कोण की, शंकुओं की। शंकु कैसा होता है फिगर आपको पता है, ऐसा करके, ठीक है, जोकर की टोपी या बर्थडे वाली जो टोपी आती है वैसा। तो जो कोण होता है उसमें जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम, इसके फार्मूला क्या है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई r क्यूब या r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला है वॉल्यूम का। याद रखिएगा कि जिस भी किसी 3D इमेज में रेडियस और हाइट दिया होगा ना, रेडियस और हाइट, उस 3D इमेज का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालते समय हम हमेशा रेडियस का गुणा 2 बार करते हैं और हाइट का मल्टीप्लाई 1 बार करते हैं। इस चीज को याद है तो सब, और इस चीज को याद है तो बड़ी जल्दी से जल्दी वॉल्यूम निकाल ले जाओगे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि r का गुणा 2 बार होता है, रेडियस का गुणा 2 बार और हाइट का गुणा 1 बार, बस इतनी चीज। फिर चाहे कोन हो, फिर चाहे सिलेंडर हो, बेलन हो, या फिर अर्धगोला हो, गोला हो, कुछ भी हो जाए, हमेशा 3D इमेज का जो वॉल्यूम आएगा उसमें r का गुणा 2 बार, अगर हाइट दिया है तो उसका 1 बार, ठीक है। अब जब अगर दो कोण थे यहाँ पर तो दोनों के लिए रेडियस अलग अलग, हाइट अलग अलग हो जाएगी। बट जब आप अनुपात निकालोगे ऐसा 1/3 पाई r स्क्वायर h, मान लेते हैं ये पहले का है, दूसरे का भी पाई r स्क्वायर h करोगे। अब आप समझना, पहले वाले बेलन का r1 h1, इसका r2 h2 मान लेते हैं। 2 लगा मतलब दूसरा बेलन, 1 लगा मतलब पहला बेलन। और जब भी कभी रेशियो बनाओगे वॉल्यूम में तो ये 1/3 और पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल r स्क्वायर h1 और r स्क्वायर h2, बस इतना। तो यहाँ पर वैल्यू ही रख लो, देखो हाइट में रेशियो 1:4 है तो यहाँ हाइट 1 और h2 रख दो 4, 1:4। यहाँ व्यासों में अनुपात दिया था ना कि रेडियस में, तो व्यास, चाहे आप व्यास से पहले रेडियस निकालो ऐसे सवालों में, है ना, या चाहे व्यास या डायमीटर जो दिया है उसका डायरेक्ट वैल्यू रख लो, आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी आप व्यास समझते हो ना कि डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, रेडियस का 2 गुना। अब अगर आप r निकालोगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी डायमीटर अपॉन 2, ऐसा। और जब आप डायमीटर अपॉन 2, यहाँ भी डायमीटर अपॉन 2 यहाँ रखोगे तो नीचे वाला ये 2 है वो दोनों तरफ फिर से कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट डायमीटर रख सकते हैं। तो डायमीटर 4 है, 5 है, यहाँ 4 का आप स्क्वायर कर दो और इस साइड में 5 का स्क्वायर कर दो, गुणा कर लो। सो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 1/5 का स्क्वायर 25 गुने 4, वी गेट आंसर इज 16। और ये 4 से कटेगा ना तो 4 से काट देते हैं 4, ठीक है। हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 4:25, जिस भी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1। और मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोगों का आंसर सही था। रंजीत चौधरी, थैंक्स दोस्त, 5 लोगों को आपने क्लास में जोड़ा और क्लास शुरू हो गई। देखा, ऐसे ही आप भी क्या करिए, जब भी कोई क्लास शुरू ना हो आप 5 लोग 10 लोग को जोड़ लो, क्लास तुरंत शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ाते भी, आइए अगले सवाल पर आते हैं। तो लास्ट ईयर सीटेट के अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। लास्ट ईयर सीटेट का जो अगला सवाल था वो आपको दिख रहा होगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत लग जाएगा, और नहीं भी लेके बैठे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, तब भी तुरंत लग जाएगा, ठीक है। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अभाज्य संख्याओं को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का 2 नाम और है, कभी कभी बोला जाता है ऋण संख्या। अगर सेंट्रल टीईटी एग्जाम देने वाले हो आप में से कोई भी, जो हाल ही में होने वाला है, सीटेट के एग्जाम में बैठने वाले हो, तो अभाज्य संख्याओं के जो 3 नाम होते हैं उन तीनों नामों को याद रखिएगा। अभाज्य संख्या को कभी कभी ऋण संख्या, कभी कभी असंयुक्त संख्या बोला जाता है, बस अंग्रेजी में हमेशा प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इनमें से कोई और भी नाम आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, होंगी वे अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, और मेरे ख्याल से आप पहले से परिचित होंगे प्राइम नंबर से, अगर आप सुपर टेट की वीडियोस देख रहे हो तो, क्योंकि सीटेट और टीटी में आपने इसके बारे में डिटेल्ड अध्ययन किया था। और अगर किया था तो मैं आपसे चाहता हूं कि थोड़ा सा छोटा सा कमेंट करके बस ये बता दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बस इतना। लीस्ट प्राइम नंबर इज, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आंसर बताइए। चलिए भाई आंसर बताइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम आपके आंसर्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोनिका वर्मा जी 2 आंसर, शिवानी चौरसिया 1, अमनदीप वर्मा 2 2 2 2 2 2, कई बार 2 2 आ गया दोस्त। चलिए ज्योति सिंह 4 4 4 4, क्या बात है। बाकी सबका आंसर सही है 2 2 2। जिनका आंसर 2 है वे बहुत ही सही है, और जिनका आंसर 2 के अलावा है उनका गलत है। आइए सीखते हैं। लिस्ट प्राइम नंबर आपने बताया 2 है, और हमको लेना था टोटल 9 प्राइम नंबर्स, तो पहला नंबर 2 है, अगला होगा 3। ठीक है, ये प्लस मैं इसलिए बता रहा क्योंकि औसत निकालना है, और औसत के लिए क्या करते हो आप, टोटल योग फिर बटे कुल संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या 2 है, अगला 3 है, फिर आपको 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। वे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 1 बेटा इसलिए नहीं था जिनका 1 आया है, 1 इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, जैसे 2 है तो इसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो जिस भी किसी नंबर के 2 फैक्टर हो जाएंगे वे प्राइम नंबर, और यहाँ पर प्राइम नंबर सिर्फ सबसे छोटा क्या है, 2। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2 3 5 7, नेक्स्ट नंबर होगा 11, फिर होगा 13, उसके बाद में 17 19, ऐसे टोटल नंबर लेने थे 9, तो जरा देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर और ले लो 23। इनको जोड़ने के बाद आपको टोटल भाग देना है किससे, 9 नंबर से, क्योंकि 9 अभाज्य संख्याओं का जो औसत निकालोगे ना तो कुल योग बटे कुल संख्या। क्या बात है, 2 2 2 2। आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हो, पता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए ना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, और मुझे अच्छा लगवाना है तो और लोग को शेयर करो, लोग को जोड़ दो। और अगर तुम ही लोग हो तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है। आप जो चाहते हो वो तुम्हें दिलाएंगे, बस देखते रहो केवल। तो यहाँ जरा जोड़ते हैं सबको, और जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कौन सा यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो 2 3 5 जरा जोड़ते हैं, 2 3 5 5 10, 10 7 17 और 11 28 हो जाएगा। 28 एंड 13, तो 28 में 10 जुड़ेगा 38, 3 और जोड़ लो 41, 41 में पहले 7 जोड़ो, 41 में पहले 7 तो 48, 10 और जुड़ेगा 58, 58 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 जोड़ोगे 58 में हो जाएगा 67, 10 और जोड़ लो 77, 77 में 3 जुड़ेगा हो जाएगा 80, 20 और जोड़ लो 100, और 100 को डिवाइड करना था 18 से। चलिए आते हैं, 100 को डिवाइड कर दो 18 से, जितना आए बस वही 8 से, और फिर जितना है वही हमारा आंसर। क्या कुछ गलत हो गया? अच्छा 77 था, उसके बाद 20 और जोड़ोगे 23 था, हाँ सही तो है। तो 8 से डिवाइड किया, 8 1 कम 8। अच्छा ऑप्शंस में नहीं है, मतलब हम लोगों ने यहाँ कुछ गलत किया है। 23 यहाँ 28 हो गया, 28 के बाद 13 जुड़ेगा, 8 3 11, 2 1 3 1 4 41 में 17 जोड़ लो, ये 8 4 और 1 5 58, 19 ऐड होगा, 9 8 17, 5 1 6, 6 और 1 7, और 23 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10। क्या कुछ, अच्छा 9 से डिवाइड करना था, मैं 8 से कर रहा था। 9 1 9 सही था ये, 9 से डिवाइड कर, 9 1 जा 9, फिर से 9 1 जा 9 और 1/9, 11 होल 1/9। आपके कमेंट आ रहे थे बट मैं देख नहीं रहा था। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बस यहाँ समझने वाली बात क्या थी, अभाज्य संख्या के बारे में, और अभाज्य संख्या पर बेस्ड सवाल एक बार नहीं कई बार आया है, ठीक है, वो भी क्लियर रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। सो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए मैथ्स के अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
चलिए करके दिखाइए। लिखा है यदि रूट 29 इज इक्वल 54, तब आपको ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे को जोड़ के बताना है कि कितना होगा। अगर आप पहले से परिचित होंगे, अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस की हैं तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ये पढ़ाया गया है, वर्गमूल और घनमूल में। फिलहाल आप करते रहिएगा, मुझे आपको बताना है कि इस सवाल का जुगाड़ क्या था। अब अगर आपको सीखना है कि इस सवाल का जुगाड़ क्या था तो आप एक काम करो, आप इस पर आ जाओ। जब भी कभी आप किसी संख्या का स्क्वायर करते हो तो क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर हम स्क्वायर करते हैं 3 का तो आपको मिलता है 9। आप 4 का स्क्वायर करके देखो कितना मिलेगा 16। आप 5 का करोगे 25। आप कर लो 6 का तो 36। ऐसे 7 का आएगा 49। 8 का कितना 64। 9 का करो 81। बट जब आप 10 का करोगे ना तो 100 आएगा। जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 122। ऐसे ही 12 का कितना 144। और यही चलता रहेगा, यही तो चलता रहेगा ना। जब आप 99 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9801 ऐसा। बट जब आप 100 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 10,000। मुझे आपको यहाँ पर समझाना है कि जब भी कभी आप स्क्वायर रूट निकालते हो, जैसे अगर हम यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर रूट निकालें तो पता है आपको कि रिजल्ट कितना मिलेगा 100, क्योंकि ये किसका स्क्वायर था 100 का। यहाँ दिख रहा ना, यहाँ दिख रहा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर था 100 का स्क्वायर था। तो यहाँ समझिएगा कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि बताना जरा, अगर हम 10,000 का वर्गमूल निकालते हैं तो जो नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे। तो डिजिट की बात जब भी करेगा सवाल तो बस आपको इतना याद रखना है कि राइट हैंड साइड से 2-2 के पेयर बनाओ। जब भी कभी स्क्वायर रूट की बात करेंगे 2-2 के पेयर बनाओ, 2 पेयर यहाँ, एक बना, एक यहाँ बना। 1 जो अकेला बच गया वो छूट गया तो उसको भी काउंट कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे 3। जैसे 100 है 3 डिजिट। ऐसे ही अगर 81 है, हम पूछे इसके 81 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे तो 2 का पेयर एक ही तो बनेगा, मतलब 1 डिजिट होगा। हम अंक की बात कर रहे हैं। हम कहें 144 का स्क्वायर रूट निकालो तो 44 एक जोड़ा बना, 1 बच गया, मतलब कितने 2। यहाँ देखो 2 डिजिट है तो बस 2 डिजिट बनेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम आपसे कहते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक बड़ी सी संख्या है लाइक दिस, एक बड़ी सी संख्या ऐसी है, अगर यदि ये संख्या किसी अन्य संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। अगर दी गई संख्या किसी अनदर नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट में या वर्गमूल में कितने अंक होंगे, अंकों को गिन के बताना है। तो आप क्या करोगे, आप ये काम करोगे कि आप राइट हैंड साइड से 2-2 के पेयर बनाओगे, लाइक दिस 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 एंड दिस। जो बचेगा 2 उसको भी काउंट करेंगे, 2 डिजिट होता तो भी काउंट करते। अब यहाँ पर पेयर कितना बन रहा, 1 2 3 4 5। आप सबने आंसर सही किए हैं, मतलब इसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे 5 अंक होंगे। ये समझ पा रहे हो? समझ पा रहे? तो वो जो सवाल था सिपोटेट का, वो उसका जुगाड़ मैं बताने जा रहा, बस थोड़ी देर बने रहो। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा इस नंबर का बताना, मैंने आपसे कहा कि यहां पर लिखा है 1.44। 1.44 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर वर्गमूल निकालो, और निकालने पर दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। दशमलव यहां लगा, इसके बाद कितने डिजिट होंगे बताना है। तो भी यही काम करेंगे, हमेशा हम राइट हैंड साइड से 2-2 के पेयर बनाते हैं, लाइक दिस। ये 2 पेयर बना, 2 बना, फिर दशमलव, इसका मतलब इसके बाद में केवल 1 ही डिजिट होगा, और उसके पहले देखो 1 ही नंबर है, मतलब 1 डिजिट यहाँ। अब अगर दशमलव ना होता तो आप जानते हो 144 लिखा है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, जिसमें से 1 बाद में 1 पहले है, 1.2, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम इस तरह करते हैं। मतलब मैं अगर आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे बोलूं कि जरा इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताओ, जबकि मैंने आपको पहले ही दे रखा मैं आपसे बोलता हूं कि यदि
यदि अंडर रूट 4096 4096 का स्क्वायर रूट 64 है, ये मैंने बोला आपसे, ये मैंने दे दिया। 4096 का स्क्वायर रूट 64 है, तो देन अंडर रूट 0.004096। मैंने बोला आपसे कि आप इसका स्क्वायर रूट बताओ। मैं आपको 4 ऑप्शंस भी यहाँ पर लिख के दे रहा, आपके लिए 4 ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा आप समझ लीजिएगा, अंडरस्टूड रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखा हो 0.064, सेकेंड हो 0.64, थर्ड ऑप्शन इज 0.6.4 एंड लास्ट इज 64। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको आंसर करके दिखाना है। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा, मैं आपके आंसर पढ़ रहा। स्नेहा वर्मा बहुत सही। धर्म सिंह साहब ये गलत हो गया थोड़ा सा। ऑप्शन 1 स्नेहा। राहुल कुमार गुप्ता 2 कैसे? 2 नहीं होगा बेटा। धर्म सिंह साहब बहुत सही। मोनिका वर्मा जी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दीप मालराज जी बहुत सही कर रहे हो बेटा। दिनेश मिश्रा सेकंड नहीं होगा दोस्त, आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप जो हमने समझाया उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं, आप मेरे ख्याल से नहीं समझ पाए हैं, तो अगर नहीं समझ पाए दिनेश जी तो जरा ध्यान से देखिए। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ दिया आपको 4096 का स्क्वायर रूट है 64। तो आप क्या करोगे, आप बस राइट हैंड साइड से जब भी कभी स्क्वायर रूट पूछे तो आप पेयर बनाओ, 2-2 के पेयर बनाओ, वर्गमूल में 2-2 के पेयर। जब यहाँ पर लिखा होता घनमूल, ऐसे 3 बना होता, तो घनमूल के लिए हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। वर्गमूल होगा तो 2-2 का पेयर बना लो। जरा देखो कितने बन रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम पेयर बनाते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, देख रहे हो ना, एक पेयर ये, दूसरा, तीसरा, मतलब दशमलव के बाद में डिजिट कितने होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए। अब अगर डेसिमल यहाँ पर है और हमको चाहिए 3 डिजिट, तो आपको ये दिया है पहले से ही। अगर 4096 होता तो होता 64, तो इतने के बाद में 4096 का तो 64 है, बट जो डबल 0 है उसका स्क्वायर रूट सिंपल इजी, उसका तो स्क्वायर रूट 0 ही होगा। बाकी के लिए 64, और वी गेट आंसर इज ऑप्शन इज फर्स्ट, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बस यही चीज थी जो आई थी आपके एग्जाम सुपर टेट में। ये देखो, वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने अभी समझाया और इसका आंसर करके दिखाना है। ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम का है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम का है। एब्सोल्युटली करेक्ट। दिनेश जी, आयुष जी और बाकी लोग, रब्बानी जी, रंजीत बेटा, आयुष मिश्रा, अतीक अहमद, बस आप लोग एक काम करना, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में बताना कि एक बार और समझाइए, एक बार और समझाएंगे। तो इस सवाल को करके दिखाना है। आपके कमेंट में पढ़ूंगा, तब तक मैं थोड़ा सा सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ उनको जो अभी नए नए जुड़े हैं और जिनको ये समझ में नहीं आया है। तो समझना, जहाँ 2916 इसका स्क्वायर रूट 54 है ना, और यहाँ पर दशमलव लगा। अब दशमलव के बाद एक पहले, एक मतलब 2 डिजिट बने ना, एक बाद में एक पहले डिजिट। यहाँ 2 ही थे, तो एक बाद में और एक पहले, दशमलव के बाद और पहले बना लो। यहाँ देखना जरा, दशमलव के बाद 2916 है और इस पूरे का 54 था। 2-2 का पेयर बनाओ तो 5-4 लास्ट में पहले दशमलव जोड़ना था, तो दशमलव के नीचे डेसिमल लगा दो और उसके बाद 5 है, फिर 4 है, ऐसा हो जाएगा। इतने वाले का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसे आएगा, 2-2 का पेयर बनाओ। यहाँ देखो 2-2 का पेयर बना, तो ये हो गया 16, 29 और 29 16 का 5 और 4 था। दशमलव के बाद में एक जी नंबर और, तो उसके लिए 0 था। डेसिमल के बाद नंबर लगा लो 0, 5, 4, और ऐसे ही सबसे लास्ट वाले के लिए भी यही। डेसिमल के बाद देखो 1, 2, 3, 4 नंबर के पेयर बनेंगे, तो यहाँ पर 4 डिजिट होने चाहिए, 0, 0, 5, 4, और ये देखो और ये, बस इतना। तो इसके बाद जोड़ना था, जोड़ लेते हैं। 4 के ऊपर कुछ नहीं है, सो 4, 5 and 4 9, 5 and 4 9, 5 and 4 9, और यहाँ पर था 5। वी गेट आंसर इज 5.9994, 99994। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। अरे वाह, बहुत सही कर रहे हो आप लोग, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो आप लोग, और आप सब लोग समझ रहे हो। चलिए ठीक है भाई,
तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आगे आते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये वाला एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा, और फिर समझ में आ जाएगा। यही तो है। अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल ये रहा। इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, और उसके अंदर एक समषटभुज बना है, रेगुलर हेक्सागन बना है, तब आपको बताना है कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। जिनको अंग्रेजी माध्यम में देखना है वो यहाँ देख सकते हैं, लिखा है इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर देन द पेरीमीटर इज, पेरीमीटर बताना है उस वाले रेगुलर हेक्सागन का जो एक सर्कल के अंदर बना है, जो एक सर्कल के अंदर बना है। ये लास्ट ईयर 2019 का सवाल है, देख रहे हो ना भाई लोग। दीप मलराज जी, दीप मलराज, अदीक अहमद, आकांक्षा वर्मा सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है, सीटेट सेकेंड पेपर साइंस का बहुत जल्दी शुरू होगा। हाँ, जो लोग पूछ रहे हैं कि सीटेट की क्लास, सीटेट की क्लास, वो जान लो और कहीं नोट कर लो। नोट ये कर लो बेटा कि डेली, मैं यहाँ लिखे भी दे रहा, डेली मॉर्निंग में आपको टाइम शेड्यूल में बताया दे रहा, डेली मॉर्निंग 9 to 12 आपको मिलेगी सीटेट की क्लास, सेंट्रल टीईटी की क्लास आपको मिलेगी डेली मॉर्निंग में 9 बजे से 12 बजे तक, और सुपर टेट की स्पेशल जो क्लास चल रही है डेली रेगुलर, ये भी डेली मिलेगी लेकिन इवनिंग में, और इवनिंग में आज तो 9 बजे से शुरू हुआ है, नेक्स्ट टाइम से 7 से लेकर के रात के 11 बजे तक इवनिंग में, और वे भी डेली चलेगी। क्या आप समझ पा रहे हो? डेली क्लासेस मिलेंगी सीटेट की मॉर्निंग 9 से 12 बजे तक, और सुपर टेट की जो इस टाइम पढ़ रहे हो ये भी 8 नहीं 7 बजे से कर दिया जाएगा, और कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग इस सवाल पर आते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग इस सवाल पर आते हैं। यहां सवाल ने कहा है कि एक वृत्त सर्कल के अंदर एक हेक्सागन बनाना है। अब अगर वो सर्कल ऐसा होता है, अगर वो सर्कल ऐसा है और इसके अंदर आप रेगुलर हेक्सागन बनाने की कोशिश करते हो, रेगुलर हेक्सागन मतलब है षटभुज जिसमें 6 भुजाएं हों, और समषटभुज का मतलब है कि 6 भुजाएं बराबर हों। तो जब हम कोई समषटभुज बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। कह दो हाँ, बोलो, कह दो हाँ। इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया। अब ये जो रेगुलर हेक्सागन है, आपसे पूछा कि इसका पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर के लिए क्या आंसर किसी ने बताया था आप में से? आप में से किसी का 87.1 आ गया। ये क्या बता दिया बेटा सपना? ये यहाँ पर ऑप्शंस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग करिए। अच्छा, आशीष कुमार यादव जी ने कहा थोड़ी जल्दी करिए सर प्लीज। ओके सर, जल्दी करते हैं। तो चलो सुनो, सर्कल बना दिया हमने, और सर्कल के अंदर आप सुनो, यहाँ सेंटर है, और सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक की दूरी को, ये परिधि और परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? हम परिधि तक की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस। ये आर है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे हम क्या कहते हैं, अगर ये सर्कल है, इस सर्कल में कोई भी इमेज बनाते, कोई भी जब सेंटर से लेकर के कोई लाइन बनाते हो, लाइक यहाँ सेंटर है, इससे अगर कोई लाइन आपने यहाँ तक खींची है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, चाहे यहाँ परिधि पर रहो आप, चाहे यहाँ ले आओ, चाहे जहाँ ले जाओ। परिधि तक की दूरी सेंटर से लेकर के ये रेडियस कहलाती है, और इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? बराबर। यहाँ समझना था कि ये वाला सेंटर से ये रेडियस है, इसी सेंटर से लेकर के अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये रेडियस है, आर है। बहुत डिटेल्ड में मैं समझा रहा, डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी भी बता सकता था, लेकिन ध्यान से समझिएगा, मैं ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा। एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर यहाँ जो सेंटर होता है, उस सेंटर से
सेंटर पर एंगल कितना होता है आप मेरे को बताना। सेंटर पर एंगल, यहाँ पर एंगल ऑलवेज 360 होता है ना। 360 को अगर यहाँ पर ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 360 को हम लोगों ने डिवाइड किया है कितने पार्ट में? 360 को हमने डिवाइड किया 6 पार्ट में, दिख रहा होगा यहाँ 6 पार्ट में। ये टोटल 360 था। 360 को अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वी गेट आंसर इज 60 डिग्री। मतलब हर एक का आंसर 60 डिग्री होगा। यहाँ जितने भी ये त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक एक एंगल कितना हो गया? 60। अब अगर 60 डिग्री हो गया है तब आप एक बात और समझिए, यहाँ 60 तो ये हो गया, लेकिन आप मेरे को बताओ अगर कभी भी आपने पढ़ा होगा कि ये वाली लाइन दोनों की लंबाई 5-5 है, इसकी लंबाई कुछ और हो, तो जब दोनों 5-5 है तो हम इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं ना। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उनके साथ में बनने वाला ये दोनों कोण भी क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं? ये समद्विबाहु में त्रिभुज में दोनों कोण बराबर होते हैं, दोनों साइड से रिलेटेड। तब जब ये बात समझ में आ ही रही है तब आप देखो यहाँ फिगर में क्या दिया था। फिगर में दिया था कि ये वाली सभी लाइंस क्या है? रेडियस। अरे रेडियस आपस में इक्वल है, तो जब दोनों रेडियस बराबर है तो उनसे बनने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर। ये बराबर होगा इसके। अरे जब आपको पता चल गया अंदर वाला एंगल 60 डिग्री है, बाकी बचा 120, 120 को 2 भाग में डिवाइड करो तो ये भी 60, ये भी 60। अब अगर कोई ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें तीनों एंगल 60 के हों, जब तीनों एंगल बराबर होंगे तब आपको यह भी याद रखना है कि हम उस त्रिभुज को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएं? बराबर। बस इतना कॉन्सेप्ट समझाना था। ये समझ में आ गया तो समझ लो क्या कि ये कॉन्सेप्ट, ये वाला सवाल लग गया। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तब यहाँ इस फिगर पर ध्यान दो, इस वाले फिगर पर ध्यान दो। ये रेडियस सबकी बराबर, हर एक एंगल 60। अब आप मेरे को बताओ, जब सब एंगल 60, ये साइड r है, ये साइड r है, तो इस वाली साइड की लंबाई कितनी? r। इस वाली साइड की लंबाई, इस वाली साइड की भी लंबाई r, ये भी r, ये भी r, ये भी r। और आपको इसी सम षटभुज या रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर बताना था। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ हेक्सागन बना था ऐसा, ऐसा, ऐसा। जब सभी साइड आर आर की हैं तो बस पेरीमीटर के लिए सबको जोड़ लो। आप सबको जोड़ोगे आर 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 6 टाइम्स और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6r। 6 बार r जुड़ेगा तो हमें आंसर मिलेगा, 6 बार r जुड़ेगा तो हमें आंसर मिलेगा कितना? 6r। मतलब इस सवाल का जो आंसर सही था वो कौन सा सही था? वो आंसर सही था 6r। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर आते हैं। ये क्लियर है ना? क्लियर है? चलो ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये देखो, सवाल भी खूबसूरत हो सकता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। ठीक है, देखने का नजरिया चाहिए। चलिए, मैं आपके नाम मेरे दोस्त इसलिए नहीं ले पा रहा बीच बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बस आपको देख के पढ़ाऊं। मतलब मेरी नजरें सिर्फ आप पे हों और आपकी नजरें मेरी तरफ। ठीक है, ये कहते हैं कि जब नजरों से नजरें मिला के पढ़ो तो बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो मैं आपके कमेंट की तरफ नहीं देख रहा, मैं बस आपकी तरफ देख रहा। आप भी देख रहे हो ना? किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से या भुजाओं के लंबार्धकों से। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। फिलहाल ये टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, पिछली वीडियोस में जाके सर्च करना। ये पढ़ाया है ट्रायंगल में, जब आपको हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तब पढ़ाया है। यहाँ सवाल में है अंतः केंद्र को, भले ये सवाल, चलिए ठीक है, जिनको अंग्रेजी माध्यम में सीखना है वो समझिए। द इनसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, इनसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज डिटरमाइंड बाय एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड। परपेंडिकुलर मतलब लंबार्धक होता है, मीडियंस माध्यिका कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कोणार्धक है, और एल्टीट्यूड का मतलब है लंब। डिटेल्ड में समझा दे क्या? मैं डिटेल्ड में समझा दूं या इसका आंसर बताऊं और आगे बढ़ जाऊं? क्या इसका आंसर बता के आगे बढ़ जाए? नहीं, ये हम नहीं करेंगे। भले ही आप बोलो हाँ तो हम कहेंगे नहीं। अंतः केंद्र क्या है समझिए।
एक सर्कल के अंदर ना अंतः केंद्र, जब भी कभी त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज के अंदर जब आप कोई सर्कल बना देते हो, जैसे ये वाला एक ट्रायंगल है, अब अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बना देते हो तो हम उसे कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, अगर हम कोई सर्कल इस ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब कोई सर्कल बनता है तो हम उस सर्कल को कहते हैं अंतः केंद्र, अंतः वृत्त। ठीक है, बस वो सभी साइड को टच करता हुआ जाए, सभी साइड को टच करता हुआ जाए। तो ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है ये सभी साइड को टच करता जा रहा है और इसलिए हम इस सर्कल को बोलेंगे ये अंतःवृत्त है। अब इसी अंतःवृत्त का जो सेंटर होता है, सेंटर, उस सेंटर को हम कहेंगे इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र। लेकिन अब इन सेंटर बनेगा कैसे, ये कैसे पता करोगे? मतलब ये कि जैसे आपको मैं ये ट्रायंगल दे दूं, आपसे मैं बोलूं कि यहाँ अंतः केंद्र बनाओ, तो अंतः केंद्र तो आप तब बना सकते हो जब आपको ये पता चले कि अंतः केंद्र सर्कल जो था इसके अंदर मैं बोलूं सर्कल बनाओ, तो सर्कल तो तब बना सकते हो ना जब आपको इन सेंटर पता हो। क्योंकि जब आप प्रकार में पेंसिल फंसाते हो और उसके बाद पॉइंट यहाँ रखते हो तो आपको साइड चाहिए ना, कि यहाँ से घुमाए सबको साइड लेके चला बराबर चला जाए। क्योंकि कहीं भी नोक रख करके अगर हम सर्कल बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है वो किसी ना किसी साइड को छोड़ दे, या फिर हो सकता है कि किसी ना किसी साइड को एक्स्ट्रा काट के चला जाए, ऐसा। लेकिन हमें तीनों साइड को टच कराना है, तो हमें जरूरी है कि हम ये बात जाने कि अंतः केंद्र कहाँ पर था, अंतः केंद्र कहाँ होता है। ये याद रखिएगा, अंतः केंद्र हमेशा ये जो एंगल है, एंगल त्रिभुज के जो कोण होते हैं उन एंगल्स के बाइसेक्टर खींचते हो। बाइसेक्टर का मतलब है इस कोण की अर्धक रेखा, एक ऐसी लाइन आप खींचोगे जो इस कोण को, इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटे। ऐसे ही एक लाइन यहाँ से ऐसी खींचोगे जो इस वाले एंगल को दो बराबर भाग में बांटे, और ऐसे इस वाले एंगल से एक लाइन ऐसी खींचोगे जो इस वाले कोण को दो बराबर भाग में बांटे। तो कोणों की ये जो अर्धक रेखाएं हैं जिनको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, इन एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वे कहीं ना कहीं किसी एक खास बिंदु पर मिलेंगे, तीन की तीनों, और उसी खास बिंदु को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब इस सवाल का जो हमारा आंसर था वो आंसर था कोणों की अर्धक रेखाओं से। इन सेंटर हमेशा बनता है कोणों की अर्धक रेखाओं से। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर प्रभाकर जी का आंसर ऑलरेडी आ चुका था, और ऐसे ही बी आंसर आया है रब्बानी खान जी का, और ऐसे ही मनोज वर्मा जी का भी बी आंसर है, शिवानी चौरसिया का भी बी आंसर है। आइए अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल आपका, क्या बेहद ही खूबसूरत सा सवाल करना चाहते हो? कह दो हाँ, कह दो हाँ। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% होगा, कितना होगा बताना है। अरे ये सब सवाल बड़ा इजी है, ये सुपर टेट का सवाल है लास्ट ईयर का, और चलिए करके देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन, ये तो बाद में करना था, पहले ये था। चलिए करके देखते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120%। अरे किसी संख्या का, जब किसी संख्या की बात करें तो आप x मान लिया, ठीक है, और x से घबराओ मत। क्यों भाई? x से कुछ याद आता है? मैथ्स बड़ी अच्छी चीज है जो बार बार याद दिलाती है ना। और x से जिन लोगों को तकलीफ है वो सुनो, तकलीफ लेने की कोई बात नहीं है। x इसीलिए होता ही है कि खत्म हो जाए लास्ट में जाकर के। मैथ बड़ी अच्छी चीज सिखाती है कि आप मान लो x था और लास्ट में उसको खत्म करके कोई वैल्यू ले आओ, और सबसे ज्यादा मजा तब आता है ना जब x खत्म हो जाए और वैल्यू है 0 x बराबर 0। तो यहाँ सवाल दे रखा है किसी संख्या का 20%, मतलब हम मान लेते हैं x का 20%। तो x का 20% है, 20% क्या है? 20/100 है ना, 20/100। ये दिया है 120, अरे इक्वल में 120 बेसिक है, बाद में जुगाड़ सीखेंगे जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब। ये रहा 0 से 0, ये रहा 2 से 60 का डिवाइड करो 60, 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मान मिल गया आपको 60। ऐसा ना 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 60 नहीं, x का मान आपको मिल गया 600, और 600 का 120% बताना है, उसी संख्या का 120%, ये मिल गया 600। अब इस 600 का 120% बता दो। 120% मीन्स 120/100 परसेंटेज हटाना है, 100 लगा दो नीचे, 2 0 से 2 0, 12 6 72, 720। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4 720। ये सबने कर लिया भी था,
ये हलवा क्वेश्चन है। प्रभाकर जी ने बताया भी कि ये हलवा क्वेश्चन है। क्या बताया कि ये हलवा क्वेश्चन है। क्या बताया कि ये हलवा क्वेश्चन, लास्ट ईयर का ही सवाल है ये। 1.27 और 27 पे बार है। आपको बताना है कि इसको अगर हम फ्रैक्शंस में बदलते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या होगा। अरे आपको पहले से ही पता है इन सभी चीजों के लिए। जिनको नहीं पता है उनको मैं बस 1 मिनट के अंदर, नहीं 30 सेकंड में बता दे रहा कि जब भी कभी दशमलव के बाद में किसी भी डिजिट पे बार लगा हो तो बार हटाओ, दशमलव हटाओ, भिन्न में बदलते समय डिनोमिनेटर में जितने अंक पे बार लगा है उतनी बार के लिए 9 लिख देते हैं, बस आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 2 नंबर पे बार है तो उन दोनों के लिए 9 लिख दो, आंसर हो जाता है। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतनी बार 9। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हो सकता है कुछ नंबर पे बार हो, कुछ पे ना हो। लाइक 0.57 है, सिर्फ 7 पे बार हो, 5 पे ना हो। तो सबसे पहले तो हम नंबर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं, जितने डिजिट पे बार लगा है उतनी बार लिख देते हैं 9 ये, और जितने अंक पे बार नहीं है उतनी बार के लिए लिख देते हैं डिनोमिनेटर में 0। साथ ही साथ इस 57 से माइनस कर देते हैं वो वाला नंबर जिस पर बार नहीं था। तो बार 5 पे नहीं था, इट मीन्स 52/90 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब उस सवाल का नहीं, इस सवाल का। अब अगर आपको लगाना है कि यहाँ पर 3.478 दिया, सिर्फ 7-8 पे बार है, इस सवाल को करना पड़ेगा। तो भी कैसे करेंगे, हम 3 को छोड़ो, बाकी चीजें ऐसे ब्रेक कर लो। ये था 3 + 0.478, 478 में 4 को छोड़ो, 7-8 पे बार था, इसको बदल लो फ्रैक्शन में और फिर इस तरह कर लेंगे। तो 3 तो लिखा रहने दो, ये मैं समझा रहा कि सवाल कैसे करना है। यहाँ पर था तो ये 478 लिख देते। डिनोमिनेटर में 2 बार 9 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट पे बार था, 1 पर बार नहीं है उसके लिए 0, और ऊपर वाले से वही नंबर घटा देंगे जिस पर नहीं होता 4। तो बस घटा दो, इसको लगा दो और इसको काटो, घोलो और लगा लो, इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर आना था इस वाले सवाल पर जो अभी सुपर टेट लास्ट ईयर का था। 1.27 बराबर किसके है, तो 1.27 है, 1.27 है, 27 पे बार था। आप इसको 1 + 0.27 बार लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 1 + 27 पे बार है तो दोनों के नीचे दोनों पे बार था, दोनों के लिए 9, 1 + 27/99। ये डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 + ये 9 से 9 27 और ये 11, 1 + 3/11 और ये 11 एकम 11 और 3, 11 3 14/11। वी गेट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 14/11। 11 एकम 11 3, हाँ ठीक। करण गुप्ता जी का भी आंसर, प्रीति गुप्ता, रब्बानी जी, बहुत सही बेटा। हरीश चंद्र कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल आपका ले लिया जाए। क्या आप बहुत बढ़िया सवाल नहीं करना चाहते हो, बोलो। आप करना चाहते हैं लेकिन करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लास्ट ईयर के सवालों में से एक बहुत ही अच्छा सवाल लेते हैं जिसका यूज आप सीटेट में भी कर सको, ठीक ना, जिसका यूज आप सीटेट में भी कर सको। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो सवाल यहाँ कह रहा है एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि होती है तो चौड़ाई कितने % घटा दीजिए जिसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। आप अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है इस सवाल को, लेकिन अगर नहीं पढ़ चुके हो तो मैं बताने की जो कोशिश कर रहा वो समझिएगा। परसेंटेज में इस टाइप का सवाल तुम्हें बहुत मिलेगा। लैंग्वेज बदल बदल के आएगी, मतलब लैंग्वेज बदल बदल के आएगी। तो बस पूरे सवाल में आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी किसी भी परसेंटेज के सवाल में कोई एक बार प्रतिशत दिया जाए ऐसा, और उस प्रतिशत के साथ में लिखा हो कि वृद्धि या लिखा हो कि कमी, ठीक है, जितनी चीजें ध्यान देने लायक है वो समझिए। एक बार परसेंटेज देने के बाद वृद्धि लिखा हो या लिखा हो कमी, जैसे 25% वृद्धि होती वैसे लिखा होता 25% कमी होती। साथ ही साथ वहां पर लिखा हो जब अगर वृद्धि दिया है तो आपसे सवाल ने ये पूछेगा कि कितने प्रतिशत घटा दे, कमी पूछे। जब वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट सवाल में ही बोले कि फाइनल रिजल्ट जो रहा है उस पर कोई चेंज ना आए, एक समान बना रहे। ये इतनी कंडीशन है। बस इसको अगर आप इस लैंग्वेज को पकड़ ले जाते हो तो हर एक सवाल लगा लोगे इस लैंग्वेज पर बेस्ड। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है,
जो चीनी के मूल्य में जब 10% की कमी हो जाती है तो वो उस वैल्यू को कितने परसेंट, उसके खर्च को कितने परसेंट घटा दे या बढ़ा, हाँ कमी हो जाती है तो बढ़ा दे। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाती है तो गृहिणी उसकी खपत को कितने परसेंट बढ़ा दे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, अब जब चीनी के मूल्य में 10% की क्या होगी, वृद्धि, या 10% की अगर कमी मैंने बोला तो सवाल पूछेगा कितने परसेंट बढ़ा दे, ठीक है, जिससे खर्च पर कोई इफेक्ट ना आए। कोई इफेक्ट ना आए मतलब एक समान बना रहे पहले जैसा। तो ऐसे सवालों में भी इसका यूज करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। एक सवाल और आता है, ए की आयु बी की आयु से कुछ परसेंट ज्यादा है तो बी की सी से ए से कितनी कम है, उसमें भी इसका यूज करते हैं। लेकिन किसका यूज करते हैं वो तो समझो। जब भी कभी ऐसा सवाल है, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि 25% को रिजल्ट में आप 1/4 याद रखिएगा, नहीं बताया है इसलिए भी नहीं करवाते हैं, प्रतिशत में सीखेंगे। लेकिन आप मेरी बात याद रखने की कोशिश करिएगा। आप इतनी बात याद रख लीजिएगा कि एग्जाम में आपको ये फ्रैक्शन वाला मेथड याद नहीं रखना। अगर आप सिर्फ सीटेट के लिए पढ़ रहे हो या सुपरटेट के लिए पढ़ रहे हो तो वो जो फ्रैक्शन वाला मेथड है परसेंटेज का, कि आप याद रखो 12.5% मतलब 1/8, 10% मतलब 1/10, ये सब भूल जाइए। वो सब एसएससी बैंक में काम आता है। आप डायरेक्ट क्या लगाओ, 25% है मतलब 25/100। ठीक है, बेसिक से करिएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए 1-2 घंटे आपके बर्बाद जाएंगे, उस 1-2 घंटे में कुछ और चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पर आ भी जाओगे तो ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। यहाँ समझिएगा 25% वृद्धि होती है। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 × % अपॉन 100 ±%, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ये हर एक सवाल पे लगेगा। जैसे जैसे सवालों को मैंने अभी बोलने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी, हर उस सवाल पर ये मेथड लगेगा। ठीक है, बहुत सही, आप सबका आंसर भी सही था। हर उस सवाल पर ये आंसर लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। 100 × % अपॉन 100 ±%। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये लगा सकते हो। जहां प्रतिशत है वहां पर वो वैल्यू रख दो। 100 × 25 अपॉन 100 ±% है तो 100 ± के साथ का मतलब प्लस लगेगा कि माइनस, ये डिपेंड करेगा कि इस परसेंटेज के साथ में क्या लिखा। 25% बढ़ाया है तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे, अगर 25% घटाया होता तो माइनस रख लेते। बस इससे रिजल्ट कर लो। अरे 100 में 25 का गुणा है तो 25 ही रहेगा, बट नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 125। 25 से 125 5 टाइम कटेगा, 100/5 है, 5 से डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा 20%। तो 25 और 20 का रेशियो भी आपको याद होगा कि 25 बढ़ा दो तो 20 कमी होती है, 20 घटा दो तो 25 वृद्धि होती है। वैसे भी कर सकते हैं प्रतिशत पर, जब प्रतिशत पढ़ेंगे तब। अभी आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको और भी क्वेश्चन से, चलिए वीडियो लेट हो रही है तो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, अगली मतलब क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लास की वजह से अगली क्लास लेट हो रही है। अभी आ रहे हैं मनोज त्रिपाठी सर उर्फ यस और नो सर, और काफ़ी बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो जाइएगा मत, बने रहिएगा, वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो पे भी कम लोग हो लेकिन इनकी वीडियो में 2 गुने 3 गुने हो जाओ, रिकॉर्ड तोड़ दो आज का और खुश कर दो मनोज त्रिपाठी सर को। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जितने लोग आ रहे हो या जुड़ रहे हो उन सबको इम्पोर्टेंट बात, आज की क्लास की इम्पोर्टेंट बात जो है वो बात नोट कर लीजिएगा कि यहाँ अब आपको डेली मॉर्निंग में जो लोग सीटेट की तैयारी करने वाले हैं आप में से, वो जान लीजिएगा डेली मॉर्निंग सीटेट की क्लास जो होगी वो डेली होगी 9 to 12 डेली मॉर्निंग में। और जो सुपर टेट की क्लास, जितने सुपर टेट की तैयारी के लिए आए हो वो सुपर टेट की क्लास भी डेली होगी, लेकिन इवनिंग में, जैसे कि यहाँ चल रही। आज क्लास लेट हुई है तो 8 बजे शुरू हुआ था, थोड़ा सा सोशल इश्यू था यहाँ पर, लेकिन इवनिंग में डेली अब आपको मिलेगी 7 से 11। तो बने रहिए चैनल पर, प्यार बनाए रखिए। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ।